वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त बजट जो आज पेश किया गया है इसाक डार साहब की जानिब से, उसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं बिजनेस कम्युनिटी को। खासतौर पर हमने जो है अपने पहले सेगमेंट के अंदर ये डिस्कस किया, ये मौजूद ज़ेर बहस था कि जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो टैक्सेस का जो अहदाफ है वो कैसे पूरा किया जाएगा। और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, खासतौर पर इम्पोर्टर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए। खासतौर पर अगर इम्पोर्ट जो लोग इम्पोर्ट करते हैं यहाँ पर, वो रॉ मटेरियल ज़्यादातर इम्पोर्ट किया जाता है, और फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी ये बात काबिल गौर है कि वो इम्पोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को, फिर उसको जो उनकी गुड्स उनको फिनिश करके परफेक्ट करके जो है वो आगे एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो फिर रेवेन्यू जनरेट करने के अंदर कैसे ये कंट्रीब्यूट करेंगे और फिर इन नंबर्स को मीट करेंगे। लेकिन अगर मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों को और मजीद ज्यादा टाइट किया गया है, मजीद ज्यादा तंग किया गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे इस बिल के। हमारे साथ सरपरस्त आला आबाद के मोहसिन शेखानी साहब ऑन कॉल मौजूद है। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े कम वक्त के अंदर जो है वो मुझे वक्त दिया। जानना ही चाहूंगा, ये जो बजट पेश किया गया है 14,460 अरब रुपए का, लगने में बड़ा जो है वो लंबा चौड़ा ये बजट है, इसकी बड़ी डेफिनेशंस भी हैं, डिफाइन किया गया है इसको। विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर भी बात की गई है, टैक्स कलेक्शन के ऊपर भी बात की गई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए क्या ये सूटेबल बजट है? देखिए, बेसिकली बजट तो हम सबके सामने जो कंडीशन है कंट्री की, वो भी हमारे सामने 14 अरब का ये बजट है, 141 समथिंग। और मैं समझता हूँ कि इसकी इंटरेस्ट 7,000 अरब हमें इंटरेस्ट नहीं देने, आधे उसमें चले जाते हैं। और उसको किस तरीके से कम्पीट करना है, ये सारी सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, बजट बनाना भी और बजट को पेश करना भी और लोगों को रिलीफ देना भी। मैं समझ रहा हूँ कि लोगों को तो काफी चीजों में हमने रिलीफ देने की कोशिश की गवर्नमेंट ने, लेकिन एक सेंटिमेंट होता है, वो सेंटिमेंट अभी तक नहीं बन रहा। जब तक आपका डॉलर कहीं रुकेगा नहीं, जब तक आपके इंटरेस्ट रेट इतने हाई होंगे, कोई भी इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर सकती। इंडस्ट्री को सर्वाइवल किसी भी कंट्री में कोई 20% 25% इंटरेस्ट रेट पे कोई चीज चलती ही नहीं है। मतलब वो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? हर आदमी बैंक में पैसा रखेगा, कहेगा आराम से पैसे मिलते हैं, वो ज्यादा बेहतर है कि इतनी मुश्किलात हम साथ में लें। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लास्ट 1.5 साल से बड़े बुरे हालात में, जब से ये डॉलर अप एंड डाउन हुआ है, 3,000 रुपए वाली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 6,500 रुपए कॉस्ट हो गई है, तकरीबन डबल से भी ज्यादा। जो 1,10,000 1,15,000 रुपए का स्टील था, वो अभी 3 लाख रुपए टन पे है। सीमेंट आपकी 500 वाला तकरीबन 1,200 रुपए है। तो ये सारी चीजें, मेजर चीजें इफेक्ट कर रही है। कुछ चीजें लोकली भी है, वो भी तो हम परेशानी हो रही है कि सीमेंट हमारा सारा रॉ मटेरियल लोकल है। कभी कोल कहते हैं कि बाहर से आ रहा है, कभी फ्यूल का एलिमेंट हम देते हैं। तो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। बेसिकली हमें कंट्री के लिए सोचने की जरूरत है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए। हमें डिजाइन करना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने वसाइल में रहते हुए चीजों को डिजाइन करें। हम अभी भी डेफिसिट का बजट है, ये हमें कहा जा रहा है 0.29 ग्रोथ होगी। 0.29 ग्रोथ फिर मुझे उसी में नेगेटिव हो जाती है। मैं समझता हूँ नेगेटिव में हम चीजें चले जाएंगी तो कंट्री सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें मैं समझ रहा हूँ कि मुश्किल हालात है। पाकिस्तान के जो एक वर्थ होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी बिजनेस कम्युनिटी की, किसी भी पैसों की, तो वो दुनिया के मुकाबले में वैसे ही आधी हो गई है। जब आपका डॉलर आधा डबल हो गया तो वो वर्थ आपकी इंटरनेशनल मार्केट में आधी हो गई। जब आपके क्राइसिस होते हैं तो आपकी जो रियल एस्टेट है या आपकी जो इंडस्ट्री है या जो भी एसेट है, वो प्राइस भी डाउन हो जाते हैं। तो पाकिस्तानियों जितने भी लोग हैं उनकी वर्थ 30% 35% रह गई है। अगर 1 करोड़ रुपए की किसी की वर्थ थी तो आज वो 35 लाख रुपए उसके इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैं समझ रहा हूँ कि नुकसान है इस मुल्क के लिए। और इन चीजों पे ज्यादा तवज्जो की जरूरत है कि कोई पॉलिसीज और चीजें हम लेके चले ताकि आने वाले वक्तों में इस मुल्क को, पाकिस्तान को हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। या इसी तरह हम IMF फॉरेनी लोगों के पीछे भागते रहेंगे और उनके टर्म्स के पीछे, मतलब 6 महीने से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और 6 महीने से डिफरेंट क्लॉज आती है कोई ना कोई वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि अब ये करके आए। तो मैंने कहा बड़ी मुश्किल हालात है। मैं समझ रहा हूँ इन लोगों के लिए जिन्होंने बजट बनाया उनके लिए भी मुश्किल हालात है, पाकिस्तान के लिए भी बड़े मुश्किल हालात है। तो इकोनॉमी को हमें पॉलिटिकल सिस्टम से अलग करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए चार्टर्ड हमें साइन करने पड़ेंगे इन सब पॉलिटिशियन को, इसलिए कि कोई पॉलिसी लॉन्ग टर्म नहीं होती। जो आता है वो पिछली गवर्नमेंट को हम बुरा भला कहते हैं कि उसके
हालात उन्होंने इस तरीके से किया, उससे पिछली गवर्नमेंट वो होते हैं तो वो उसके लिए बुराई कहते हैं। तो यही एक सिलसिला चला रहा है, लेकिन ठीक है। नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान को बचाने की जरूरत है ठीक इस है। वक्त। अच्छा, बजट में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूंगा। हमारे साथ जो है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है तौसीफ अहमद साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जरा पहले एक कमेंट ले लूंगा आपका। ये जो 14,460 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है, फिर टैक्स कलेक्शन को इस बार बढ़ाया गया है वीआर के थ्रू, और कहा गया कि टैक्स कलेक्ट करेंगे, और फिर ये जो खसारा है 7,000 के कुछ करीब अरब रुपए जो है वो खसारा कम करने की कोशिश की जाएगी। बजट ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए फ्रेंडली है या नहीं? देखें, अगर मैं आपका जो पहले सवाल का जवाब है कि 9,200 अरब रुपए का जो रेवेन्यू टारगेट सेट किया गया है जी, तो अब ये चीज एकदम समझ से बालातर है कि इस बार 7,200 का रेवेन्यू टारगेट था, जो कि 210 रुपए में ये बजट बना था। तो वो आज 286 रुपीज का इंटरबैंक रेट है। ठीक है। उसके बावजूद भी हम शॉर्टफॉल में हैं। ये रेवेन्यू टारगेट हमारा मीट नहीं होगा 7,200 अरब। अच्छा, ये टारगेट पूरा कैसे करेंगे ये भी आप सुन लेना। 6 किस्म के टैक्स तो बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त बेयर करने जा रही है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम टैक्स है, और फिर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है। ये तमाम टैक्सेस कलेक्ट करने का जो अहदाफ रखे गए हैं, इनको कैसे बियर करेगी बिजनेस कम्युनिटी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। यही तो मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि 9,200 अरब रुपए का टारगेट कैसे पूरा करेंगे, उसका कोई इन्होंने प्लान नहीं दिया। कोई चीज क्लियर नहीं है कि ये सिर्फ अब ये समझ में नहीं आया कि यार ये 2 महीने का बजट है, बाद में केयर टेकर आकर इसमें और टैक्सेस इम्पोज करेगी या किस तरीके से करेगी। तो क्योंकि जाहिर बात है 2 महीने बाद केयर टेकर ने आ जाना है। ठीक है। ये ब्रेक से पहले भी मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद थे उनसे भी मैंने सवाल किया था कि ये खबरें जो है वो इस वक्त गर्दिश में है कि जो है वो 2-3 माह का ये बजट रखा गया है। इज दैट ट्रू? मोहसिन साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? बिल्कुल जी मोहसिन साहब, आपको आवाज आ रही है? लगता है कि अगर जी, मुझे आ रही है आवाज। जी प्लीज, मैं सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो बजट रखा गया है, क्या ये 2-3 माह के लिए बजट रखा गया है? देखिए, मुझे तो लगता है कि जैसे लास्ट टाइम हुआ था ना कि आपने बजट दिया था मिफ्ता साहब ने, और उसके बाद दोबारा 11 दिन के बाद दोबारा हमने उसको रीडिजाइन किया था। जी, जी, जी। अब ये IMF के पास जाएंगे तो आपने सब्सिडी भी रखी हुई है और आपने ग्रांट्स भी रखी हुई है। ठीक है। तो जिस पास खाने के लिए नहीं है, अगर वो इस तरीके से सब्सिडाइज करेगा या ग्रांट देगा तो कहाँ से देगा? तो डेफिनेटली IMF आपको ऑब्जेक्ट करेगा इन चीजों पे, और आपको दोबारा इन चीजों को रिडिजाइन करना है। डेफिनेट लोगों को मिलने चाहिए, लोगों की सैलरीज बढ़नी चाहिए, आम आदमी की प्राइस जो भी है मिनिमम वेज बढ़नी चाहिए, इसमें कोई भी शक नहीं है। और ये जरूरत है। और टैक्स कब कलेक्शन होता है किसी कंट्री में? जब बिजनेस होंगे, जब कारोबार होंगे। इस वक्त तो कारोबार बंद हो रहे हैं, लोग इंडस्ट्रीज बंद कर रहे हैं, तो कहाँ से कलेक्शन टारगेट आप अचीव करेंगे? तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन चीजों पे नजर रखना कि आपको वो पॉलिसीज लानी है जिसमें तो लोग कारोबार कर सके, इंडस्ट्री चला सके, प्रोजेक्ट ला सके, माइनिंग के प्रोजेक्ट हो। IT के हवाले से आपने बेहतर किया है, और IT पे वाकई तवज्जो की जरूरत है। और कुछ अच्छा, एनर्जी रेवोल्यूशन की अगर बात कर लें, उसके अंदर भी एक रेवोल्यूशन लाने जा रहे हैं। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग की जो खाम माल है उस पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है, फिर बैटरीज पर जो है कस्टम ड्यूटी खत्म की है, इनकी मशीनरी की दरामद पर भी जो ड्यूटी है वो खत्म कर दी है, फिर जो इनका सोलर पैनल का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके खाम माल की ड्यूटी का खात्मा भी कर दिया गया। तो क्या एनर्जी रेवोल्यूशन की तरफ ये जा रहे हैं? बिल्कुल यार, बिल्कुल जा रहे हैं, और जाना चाहिए, इसलिए कि ये रिक्वायरमेंट है। जहाँ इतनी महंगी कॉस्ट हो गई है इलेक्ट्रिक की कि इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो ये इस वक्त जरूरत है। और जो अगर यूज कर रहा है, जो मैं कह रहा हूँ सोलर यूज कर रहा है, जैसे आप कह रहे हो कि रिस्ट्रिक्शन है कि 8 बजे बाद दुकानें बंद हो जाती है, जो सोलर पे यूज करे उसको कहें आप यूज करें। अगर सोलर में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप अपनी दुकानें भी चलाएं, ताकि लोगों में कोई इंसेंटिव हो कि हाँ यार ये लगाने से हम पे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। लोगों को इंसेंटिव दे कि हर आदमी सोलर पे जाए, मैक्सिमम चीजें जाए। और आप अपने जितने भी इलेक्ट्रिक कंपनीज है उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन करें कि जो सोलर लगाएगा उनको हम ये फैसिलिटीज देंगे। सोलर के बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है कि आप जो दे रहे हैं वो डिफरेंट रेट है और ले रहे हैं उस पर डिफरेंट रेट है, तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं बिलिंग आती है। जबकि इन चीजों पे गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए
कि जितने यूनिट आप दे रहे हो उतने यूनिट अगर ले रहे हो तो वो इक्वली उसको सर्व करने की ठीक है। अच्छा, मैंने 6 किस्म के टैक्सेस की बात की। तौसीफ साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। तौसीफ साहब, मैं दोनों से ये सवाल करूंगा लेकिन बारी बारी एक कमेंट चाहूंगा। ये तो हमने 6 किस्म के टैक्सेस की बात की थी, जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कस्टम ड्यूटी है या फिर सेल्स टैक्स है या फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, इस किस्म के टैक्सेस हैं। लेकिन सुपर टैक्स की अगर बात कर लें तो उसकी डिफाइन किया उसको पूरा। 35 करोड़ से 40 करोड़ जो आमदन वाले लोग हैं सालाना, उनको 6% सुपर टैक्स देना है। फिर अगर 30 से 35 करोड़ है उनको 40% देना है, जबकि 25 से 30 करोड़ वाले उनको 3% देना है। इसी तरह 15 से 20 करोड़ वाले जो उनको 1% देना है। ये जो सुपर टैक्स लगा दिया गया है, तौसीफ साहब, इसके ऊपर क्या कमेंट है आपका? जो वही जो टैक्स ऑलरेडी में है उसी को तौसीफ साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश की जाए। बहरहाल मोहसिन शेखानी साहब, मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर कमेंट करें। जो सुपर टैक्स लगाया गया है, इसको डिफाइन किया गया है, 35 से 40 करोड़ सालाना कमाने वाला जो शख्स है वो 6% सुपर टैक्स भी अब देगा। देखिए, ये चीजें वही खड़ी हुई हैं जो पिछले 70 सालों से चली आ रही है कि जो टैक्स दे रहा है उस पे मजीद हम टैक्स लगा रहे हैं। हम टैक्स नेट को बढ़ा नहीं रहे। नॉन फाइलर, दुनिया में कोई आइटम नहीं होती जिसको आप कहते हो कि नॉन फाइलर से हम ज्यादा टैक्स ले लेंगे। क्यों नॉन फाइलर होगा? उसने अगर पैसे खर्च करने हैं तो टैक्स क्यों नहीं देगा? आईडी कार्ड के जो आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, हमारा सीएनएससी नंबर है, उसी के हिसाब से टैक्स नंबर होना चाहिए हर आदमी का, कोई भी चीज ले रहा है तो। हम अपना नेट बढ़ा नहीं रहे, हमारा बहुत कम है दुनिया में एज कम्पेयर टू, तो वो इम्पोर्टेंट है। और हम मजीद जो टैक्स दे रहा है उसी पे टैक्स मजीद लगाने की कोशिश कर रहे हैं और चीजें पीछे की तरफ जा रही हैं। मजीद टैक्स देना सर्वाइवल ही नहीं है। इंडस्ट्रीज की 25% जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी सर्वाइवल नहीं है, तो फिर मजीद कहाँ से वो टैक्सेस और चीजें करेगा? तो मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए, जो हम नहीं बढ़ाते। और लोगों को हम परमिशन करते हैं कि नॉन फाइलर बना के वो अपना जिस तरह चाहे अपने आप को, जो चीज सिर्फ ले उसी पे टैक्स दे दे। गाड़ी ले रहा है तो, घर ले रहा है तो हम ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए यहाँ पे बहुत लोग हैं जो बिल्कुल इस टैक्स नेट से बाहर है और अरबों रुपए हैं उन लोगों के पास, और वो एग्रीकल्चर में भी है, वो ब्यूरोक्रेसी में भी है, वो बाकी गवर्नमेंट के पॉलिटिकल लोग भी हैं। वो लोग बैठ के हमेशा नॉन फाइलर उन्होंने जिंदा रखा हुआ है और हमेशा बिजनेस कम्युनिटी कोई और आम पब्लिक को ही टैक्स में डाला हुआ है। तो वहां बैठ के ये फैसले करते हैं। ये मैं समझता हूं कि कहीं दुनिया में नहीं होता ये फैसले, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहसिन शेखानी साहब, सरपरस्त आला आबाद, हमारे साथ मौजूद थे, और दूसरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट केसीसीआई तौसीफ अहमद भी हमारे साथ मौजूद थे। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी यही राय थी, जो ये बजट पेश किया गया है इसके अंदर ये खास तौर पर सामने रखा गया कि टैक्स कैसे कलेक्ट करना है। टैक्स अहदाफ जो है वो मजीद मुश्किल कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी राय ये थी कि टैक्स नेट के अंदर जो नॉन फाइलर्स हैं उनको उस शेल्टर में लाया जाए ताकि ये जो बजट खसारा है इसको ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके और जो टैक्स नेट है उसको मजीद वसी किया जा सके। बहरहाल प्रोग्राम ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज।